संग्रहालय भी बना हुआ है। अब तमाम सारी बातों के बीच जो भी इस मंदिर को देखता है वो अपने आप को इस परिसर में पहुंच के ऐसा महसूस करता है कि ये भारत का कोई हिस्सा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस देश की 85% आबादी मुस्लिम है और वहां पर 10,000 हिंदू मंदिर हैं, सुरक्षित हैं, शान से खड़े हुए हैं और हर कोई इनका सम्मान भी करता है। जीर्णोद्धार को लेकर 2025 में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में इस पर एक सहमति बनी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान एएसआई विशेषज्ञों की मदद से यह काम औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद मंदिर का जीर्णोद्धार लंबे समय से चल रहा है और 1918 में डच उपनिवेशिक सरकार ने पहली बार पुनर्निर्माण शुरू किया। 1930 में गंभीर प्रयास हुए, लेकिन आर्थिक संकट और उसके दूसरे विश्व युद्ध के कारण यहां पर काम रुक गया। 1949 में जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद फिर इसका काम शुरू हुआ। 1953 में मुख्य शिव मंदिर का यहां पर पुनर्निर्माण कराया गया और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने इसका उद्घाटन किया, इस मंदिर का उद्घाटन किया। 1993 तक कई मुख्य मंदिर पूरे हो चुके थे। समय समय पर भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं यहां पर बहुत आती हैं, इसलिए इन मंदिरों को नुकसान पहुंचा, इसलिए निरंतर मरम्मत भी यहां पर होती रही, जो कि इसकी जरूरत थी। अब 2026 में भारत के सहयोग से एक बार फिर से इन मंदिरों के लिए, जो कि थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, प्राकृतिक आपदाओं से टूट फूट हो गई है, फिर से इन मंदिरों का निर्माण इंडोनेशिया में शुरू होने जा रहा है। नुकसान कब कब हुआ आपको यह भी बता देता हूं। असल में भूकंप, ज्वालामुखी, तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिनके कारण, इसके साथ साथ मौसम की मार भी हैं, जिनके कारण इन मंदिरों को नुकसान हुआ, इनके हिस्सों को नुकसान हुआ। सदियों तक यह परिसर खंडर में बदलता रहा। कई छोटे मंदिर तो मिट्टी और पेड़ों के नीचे दब गए। एक समय ऐसा आया जब दुनिया की नजरों में लगभग ये मंदिर ओझल हो गए थे। 19वीं शताब्दी में जब इस परिसर के अवशेषों की पहचान हुई, तब इसके संरक्षण का नया अध्याय शुरू हुआ और इसके बाद पुरातत्व विशेषज्ञों ने एक एक पत्थर को उसकी मूल जगह पर लगाने का कठिन काम किया। इस तकनीक को एनास्टालोसिया कहा गया, जिसमें पुराने पत्थरों से ही मूल संरचना को फिर से खड़ा किया गया। साल 2006 में आए विनाशकारी भूकंप ने ब्रह्मानंद मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। कई हिस्सों में दरारें आ गईं, कुछ संरचनाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी, लेकिन वैज्ञानिक और संरक्षण विशेषज्ञों ने फिर से मरम्मत का काम शुरू किया और धीरे धीरे मंदिर को सुरक्षित बनाया गया। 10,000 की आबादी, 10,000 मंदिर हैं इस इंडोनेशिया में और इस देश की जो कुल आबादी है उसका 85% आबादी मुस्लिमों की है। उसके बाद भी सोचिए, इन मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिन्हें नुकसान पहुंच गया, उन्हें संवारा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। आज से करीब 1,500 साल पहले ना तो हवाई जहाज हुआ करते थे, ना आधुनिक जहाजरानी यानी कि जहाज हुआ करते थे। फिर भी भारत के व्यापारी, विद्वान, साधु और नाविक समुद्र पार करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गए और उनके साथ क्या हुआ, व्यापार भी किया। लेकिन उससे भी बड़ा विचार था। यही विचार धीरे धीरे इंडोनेशिया की संस्कृति का हिस्सा बन गया। इतिहासकार ये मानते हैं कि पहली शताब्दी से ही भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार शुरू हुआ। समुद्री व्यापार मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं लेकर जाते थे, लेकिन बदले में सिर्फ व्यापार नहीं हुआ, बल्कि भाषा, धर्म, कला, साहित्य और स्थापत्य का भी आदान प्रदान हुआ। धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी। जावा, सुमात्रा और बाली जैसे द्वीपों पर भारतीय प्रभाव बढ़ने लगा। संस्कृत राज दरबारों की भाषा बन गई। भारतीय लिपियों से प्रेरित होकर स्थानीय लिपियां भी यहां पर विकसित हुई। राजाओं ने हिंदू और बौद्ध परंपराओं को अपनाया और विशाल मंदिरों का निर्माण कराया और इसी देर में संजय वंश और बाद में फिर शासकों ने ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए कि आज भी दुनिया उन मंदिरों को देखकर चौंकती है और पूरे इंडोनेशिया में 10,000 हिंदुओं के मंदिर हैं।
यह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और कला का ऐसा संगम तैयार किया गया है जो सदियों बाद भी जीवित है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संस्कृति यहां किसी युद्ध या विजय के जरिए नहीं पहुंची, ना यहां पर कोई सेना आई और ना कभी किसी ने शासन को थोपने की कोशिश की, बल्कि यह संबंध पूरी तरह से व्यापार, संबंध और सांस्कृतिक स्वीकार्यता के आधार पर बना। यही कारण है कि स्थानीय समाज ने भारतीय परंपराओं को अपने रंग में ढाल लिया और आज भी इंडोनेशिया की भाषा में सैकड़ों संस्कृत मूल शब्द मिलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, पारंपरिक नृत्य, मंदिर और लोक कथाओं में भी भारतीय संस्कृति की झलक यहां पर साफ तौर पर दिखाई जाती है। अब जिन 10,000 मंदिरों का जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए कितना जाना जाता है, समझिए। यहां पर करीब करीब 29 करोड़ आबादी है। फिर भी 29 करोड़ आबादी में 10,000 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। बाली द्वीप तो हिंदू बहुल्य है, वहां पर परंपराएं पूरी जीवंतता के साथ चलती हैं। प्रम्बानन और तन्हा लोत जैसे मंदिर पर्यटक और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यह सहिष्णुता प्राचीन काल से चली आ रही है और भारतीय संस्कृति यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से फैली है। आज भी दोनों देश सांस्कृतिक सहयोग एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ा रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया को उसका एक संकेत भी दे रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर तन्हा लोत मंदिर समुद्र तट की चट्टान पर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कि समुद्र में भूमि। यह करीब 600 साल पुराना मंदिर है, समुद्र देवता को समर्पित मंदिर है और यह मंदिर ही समुद्र से और यहां के विषैले सांपों से आपकी रक्षा करता है। ऐसी यहां पर लोक कथा की परंपरा है। प्रम्बानन मंदिर के अलावा अलून दान, गोवा लभा जैसे मंदिर भी यहां पर प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर पर्यटक और श्रद्धालुओं की पसंदीदा जगह है। अगर तमाम पर्यटक पहुंचते हैं तो यहां पर मंदिर को देखने जरूर आते हैं। आपको यह भी बता दूं कि इंडोनेशिया में सबसे प्राचीन अगर कथा है, लोक मंचन है, तो वो किसी और का नहीं है बल्कि रावण का मंचन प्रसिद्ध है। प्रम्बानन मंदिर परिसर में भी रावण का मंचन विश्व भर की प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में से एक आता है। पूर्णिमा की रात जब चांदनी मंदिर के शिखरों पर पलती है तो हजारों दर्शक एक खास मंच के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। जवानी कलाकारी, परिवेश और वेशभूषा के साथ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की भूमिका निभाते हैं। यह सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि रामायण की पूरी कथा को जीवंत करने का अनोखा तरीका है। प्रम्बानन मंदिरों की दीवारों पर भी रामायण की नक्काशी उकेरी